काशी लाल जोड़े में अभय के नाम का सिंदूर लगाए मंगलसूत्र पहने बैठी थी। उसे जैसे कोई होश नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार सारे दृश्य आ जा रहे थे। अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वो जोर से रोने लगी, जैसे अपने अंदर के हर दर्द को निकाल देना चाहती हो। तभी मेज पर पड़ा उसका फोन बजा। उसने नजर उठा के देखा तो राजेंद्र जी का नंबर था। उसने कुछ सोचा और खुद को शांत करते हुए उसने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ राजेंद्र जी की आवाज थी, लड़खड़ाती हुई। काशी बिटिया। वो उनकी ऐसी आवाज सुनकर परेशान होकर बोली, क्या हुआ चाचा जी? काशी इलाहाबाद चले आओ बेटा। राजेंद्र जी की आवाज में इस बार दर्द था। ये सुन उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या हो गया चाचा जी? बाबा कैसे हैं? क्या हुआ, बोलिए, ठीक है ना वो? आनंद का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाओ बिटिया। राजेंद्र जी ने इतना बोल के फोन रख दिया। ये सुनते ही वो घबरा गए और जल्दी से उठकर ऊपर कमरे में गए। वो कुछ देर में कपड़े बदल के नीचे आई, पर उसकी मांग में सिंदूर लगा था और गले में मंगलसूत्र भी था। काशी दौड़ के बाहर गई और गाड़ी निकाला और उसमें बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर बनारस की गलियों से बाहर निकलने लगी। उसने जल्दी से जल्दी गाड़ी किसी तरह बनारस से बाहर निकाली और दौड़ा दिया इलाहाबाद जाने वाली रोड पर। वो इतनी स्पीड में गाड़ी चला रही थी कि जिसका उसे होश ही नहीं था। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि उसके बाबा को कुछ ना हो। दूसरी तरफ अभय एयरपोर्ट पहुंच चुका था। उसका चॉपर आके खड़ा था। वो बनारस को छोड़ के जा रहा था, पर जाते जाते अपने साथ बहुत कुछ लेकर जा रहा था। अभय आया और चॉपर के सामने खड़ा होकर एक बार पीछे मुड़ के आखिरी बार बनारस को देखा और जल्दी से चॉपर में जाकर बैठ गया। राणा भी उसके साथ बैठ गया। चॉपर बनारस से निकल चुका था। अभय के सामने सिर्फ काशी का चेहरा था। उसने आंखें बंद की और पीछे सर लगा के बैठ गया। रह रह के उसे बस काशी ही याद आ रही थी। राणा कुछ पूछना चाहता था, पर उसे अभी खामोश रहना ही ठीक लगा। अभय दूर जा रहा था, बनारस से, काशी से, पर उसे नहीं पता था कि अब न वो बनारस से दूर जा सकता था और ना ही काशी से, क्योंकि अब रिश्ता दोनों से था। इधर काशी ने इलाहाबाद के शकुंतला हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी ही थी कि तभी राजेंद्र जी का मैनेजर उसके पास आया, जो उसका ही इंतजार कर रहा था। काशी को लेकर वो अंदर राजेंद्र जी के पास गया। पूरे हॉस्पिटल में 8 या 10 बॉडीगार्ड खड़े थे। राजेंद्र जी के सर में और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर काशी घबरा के उनके पास आते हुए बोली, चाचा जी, ये सब कैसे हुआ है? आप ठीक है ना? और बाबा कैसे हैं? मुझे उनके पास जाना है। राजेंद्र जी की नजर जब काशी के मांग में लगे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र पे गई तो वो हैरान हो गए, पर इस वक्त आनंद जी का सोच के वो कुछ नहीं बोले। वो अभी अंदर है, उसे बहुत चोट आई है बेटा सर पर, उसका ऑपरेशन चल रहा है। इतना सुनते ही काशी वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर राजेंद्र जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। डॉक्टर अंदर आनंद जी की जान बचाने में लगे थे, पर खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 घंटे हो गए थे, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला था। काशी और राजेंद्र जी दोनों ही बैठे हुए थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो काशी भाग के उनके पास गई और उनसे पूछा, कैसे हैं मेरे बाबा? ये बोल उसने आस भरी निगाहों से उन्हें देखा। जी माफ करिएगा, पर हम उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर इतना बोल के चले गए। ये सुन काशी बेसुध सी गिरने को हो गई, लेकिन राजेंद्र जी ने आकर उससे संभाल लिया। उसकी जिंदगी जैसे एक पल में हवा के झोंके के साथ बिखर चुकी थी। वो वहीं बैठ के रोने लगी और राजेंद्र जी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस वक्त उनकी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। काशी आज अनाथ हो गई थी। उसकी जिंदगी में जीने की बस एक उम्मीद थी, जो वो भी आज नहीं बची थी। वो जोर जोर से रोई जा रही थी। उसका रोना सुन के खुद लगता था महादेव रो पड़े थे। पूरा हॉस्पिटल उसके रोने की चीखों की आवाजों से गूंज गया था। राजेंद्र जी की बाहों में रोते रोते काशी बेहोश हो गई थी। उन्होंने जब ये देखा तो परेशान हो गए। उसे उठाया और पास के एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। राजेंद्र जी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। जब कुछ देर में डॉक्टर आए तो उन्होंने काशी को चेक कर कहा, कुछ नहीं, बस शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। ये बोलकर उसने एक इंजेक्शन दिया उसे और उसका बीपी नाप के चले गए। राजेंद्र जी बाहर आए और वहीं रखी हुई बेंच पर बैठ गए। क्यों चला गया तू? अरे इस फूल सी बच्ची के बारे में तो सोचा होता। कैसे जिएगी ये? कैसे संभाल पाऊंगा मैं इस बच्ची को अकेले? राजेंद्र जी ये कहकर अपना मुंह अपने हाथों में छुपाकर रो पड़े। कुछ देर बाद नर्स एक पेपर लेकर आई। सर, इस पेपर पर साइन कर दीजिए ताकि हम आनंद जी का मृतक शरीर आपको दे सकें। ये बोलकर उसने पेपर उन्हें दे दिया। राजेंद्र जी पेपर लेकर उस पे साइन कर उसे वापस कर दिए। नर्स पेपर लेकर वहां से चली गई। राजेंद्र जी को जब वापस से काशी का ख्याल आया तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे उसे संभालना है। वो काशी के पास गए, उसे देखा। उसकी मांग का सिंदूर, उसके गले का मंगलसूत्र देखकर वो बोले, कुछ तो हुआ है आपके साथ काशी बिटिया। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र कैसे और क्यों? पर उससे पहले आप ठीक हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो आप बोलेंगी वो होगा। आखिर सच्चाई क्या है इस सिंदूर की, वो आप ही बता सकती हैं। कुछ देर बाद काशी को होश आया। राजेंद्र जी उसके पास बैठे हुए थे। वो उठते के साथ ही अपने बाबा के बारे में पूछने लगी। राजेंद्र जी ने उसे संभाला और आनंद जी के मृतक शरीर के पास ले आए। काशी आनंद जी के शरीर को देख चीख कर रो पड़ी। राजेंद्र जी किसी तरह उसे शांत कराते हुए बोले, बेटा, आनंद के शरीर को बनारस लेके चलना है। उन्होंने जैसे ये कहा, काशी उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आनंद जी के मृतक शरीर के साथ वो लोग बनारस के लिए रवाना हुए। काशी बस अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचे जा रही थी और राजेंद्र जी उसे लेकर घबरा रहे थे। रात के करीब 12 बजे तक वो सब मणिकर्णिका घाट पहुंचे, जहां इस वक्त बहुत सारी चिताएं पहले से जल रही थी। मणिकर्णिका घाट आज भी अहर्निश यहाँ दाह संस्कार होते हैं। यहाँ पर संस्कार की अग्नि कभी नहीं बुझती है। यहाँ सुबह से शाम तक चिता की अग्नि जलती रहती है। रात के वक्त भी चिता की अग्नि की रोशनी से ही ये सारा घाट रोशन रहता है। नजदीक में बनारस की आद्य शक्ति पीठ विशालाक्षी जी का मंदिर विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। इस वक्त काशी मणिकर्णिका घाट पर दूर खड़ी चिताओं को जलते हुए देख रही थी। राजेंद्र जी गए और एक पंडित जी से बात कर आनंद जी का दाह संस्कार किया जाने लगा। उन्हें चिता पर लिटाया गया। लकड़ियां उनके ऊपर रखी गईं। पंडित जी ने चिता में अग्नि देने के लिए किसी को बुलाया तो राजेंद्र जी काशी के पास गए और उसका हाथ पकड़ के ले आए। ये देखकर पंडित जी ने कहा, पर लड़कियां अग्नि नहीं देती हैं। उनके ऐसा कहने पर राजेंद्र जी ने उनसे कहा, यह आनंद जी के लिए बेटे से बढ़कर हैं और अग्नि यही देंगी। इतना कह के उन्होंने काशी का हाथ पकड़ा और उसके हाथों में जलती हुई एक लकड़ी दी और चिता को उससे जलवाया। जैसे आनंद जी की चिता को अग्नि ने छुआ, वैसे ही काशी राजेंद्र जी से लिपट के रो पड़ी। उन्होंने खुद को भी उस वक्त बहुत मुश्किल से संभाला। जब तक चिता नहीं जल गई तब तक वो लोग वहां से नहीं गए। राजेंद्र जी के सारे बॉडीगार्ड वहीं खड़े थे और मैनेजर साहब भी। जब चिता पूरी तरह जल गई तो उसकी राख को लेकर राजेंद्र जी काशी के साथ वहां से निकल के
अस्सी घाट पर आए। सुबह हो चुकी थी, पर सूरज निकलने में अभी वक्त था। उन्होंने आनंद जी की अस्थियों को गंगा के जल में प्रवाहित किया। काशी वहीं खड़ी एक टक गंगा के पाए विलीन होते आनंद जी के राख को देख रही थी कि तभी महागुरु वहां आके खड़े हो गए। उन्होंने काशी को आवाज देते हुए कहा, काशी बिटिया, ये तुम हो क्या? काशी और राजेंद्र जी उनके पास गए तो उन्होंने मंदिर के अंदर चलने को कहा। वो दोनों ही गुरुजी के पीछे चल पड़े। गुरुजी जाके अपने आसन पर बैठ गए और काशी राजेंद्र जी उनके बगल में। महागुरु ने काशी को शांत भाव से देखा और उससे कहा, काशी, किस दुविधा में हो मेरी बच्ची? इंसान की मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, वो विधि का विधान है काशी। और एक बात, इस मांग के सिंदूर को कभी मत हटने देना मेरी बच्ची, क्योंकि अब तेरी किस्मत से उसकी किस्मत जुड़ गई है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, पर हमें पता है कि हमारी काशी बहुत बहादुर है और वो सब ठीक करेगी। गुरुजी के कहने पर काशी उन्हें बस देखे जा रही थी। उसके मन में बहुत से सवाल थे, पर गुरुजी के ऐसे कहने पर वो खुद को शांत कर चुकी थी और कुछ चीजों को वक्त को सौंप चुकी थी। काशी कुछ देर वहीं बैठी रही, आंखें बंद करके। राजेंद्र जी को लेकर गुरुजी मंदिर की सीढ़ियों पर आ गए। राजेंद्र, काशी की जिम्मेदारी अब आपकी है। बस ये समझ लीजिए कि उसके एक पिता का हाथ छूटा है तो दूसरे पिता के साए में आज वो आई है। आपको अब काशी का पिता बनके उसे संभालना होगा और उससे उसकी शादी के बारे में कुछ मत पूछना। जब वो बताए तो सुन लेना। बस इतना जान लो, इसके आगे का सफर कठिन होगा, पर कुछ वक्त बाद सब ठीक होगा। इसे इसका हक खुद वो देगा, क्योंकि वो जहां होगा तड़प रहा होगा। काशी को अब अपने साथ यहां से ले जाओ और एक नई जिंदगी दो। गुरुजी के कहने पर राजेंद्र जी काशी के पास आए और उससे बोले, चलो काशी। उनकी बात सुन काशी उठी और गुरुजी के चरण छू वहां से राजेंद्र जी के साथ निकल गई। जाते हुए काशी आके घाट पर खड़ी हुई। उसे ऐसे घाट पर खड़ा हुआ देखकर राजेंद्र जी ने उससे कहा, काशी, आप हमारे साथ इंदौर चल रही हैं। अब आप हमारे साथ रहेंगी। ना मत कहना मेरी बच्ची, आपको मेरे दोस्त की कसम। ये सुन उसने बस हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी अब उसका बनारस में रहने का कोई मतलब नहीं था। कौन था उसका यहां पर? उसने राजेंद्र जी के साथ जाना ही सही समझा। काशी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। आज वो आखिरी बार बनारस की सुबह देख रही थी। काशी ने जाने से पहले शालिनी को मैसेज करके सब बता दिया था। फिर राजेंद्र जी उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उनका खुद का प्लेन खड़ा था। वो सबके साथ बैठे और बनारस से निकल गए। काशी बनारस को छोड़ चुकी थी। उसे रह रह के आनंद जी के साथ बिताए वक्त याद आ रहे थे। काशी वो जगह छोड़ के जा रही थी जहां वो पैदा हुई, जहां बड़ी हुई, जहां की हवाओं में भी उसकी आवाजें गूंजी हुई थी। आज वो वहां से दूर जा रही थी। दूसरी तरफ अभय अपने महल पहुंच चुका था। जब से वो बनारस से आया था, उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों है। उसे रह रह के काशी की याद आ रही थी। उसने फोन उठाया और किसी को फोन किया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। अभय ने बस एक ठंडी आवाज में इतना ही पूछा, कैसी हैं वो? सर, उनके पिता की मृत्यु हो गई एक एक्सीडेंट में। वो बनारस को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, राजा राजेंद्र जी के साथ। राजा सा के साथ? तुम इंदौर जाओ और देखो, शायद महल में ही होंगे। ये कहकर अभय ने फोन रख दिया। वो अपने कमरे में बनी बड़ी सी बालकनी में आके खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने फोन लिया
और लंदन जाने के लिए टिकट बुक करा ली। मैं आपसे दूर रहना चाहता हूं बस। ये बोल अभय कमरे के अंदर आ गया।